45 साल की शीतलबेन ने मुझे बताया कि पिछले 10 सालों से उनके पाँव और पिंडलियों में रात को सोते समय दर्द होता था, और ये दर्द सोते समय ही होता था, दिन में बिल्कुल नहीं होता था। और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बहुत सारी पेन किलर्स ट्राई की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अक्सर वो सोने से पहले पाँव को मसाज करती थी, पाँव में कुछ रस्सी सा बांध के सोती थी और बिस्तर से पाँव को रेंगती थी, लेकिन उससे टेम्पररी थोड़ा सा फ़ायदा होता था। कभी कभी वो चलती भी थी रात को सोने के बाद, उससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता था, लेकिन जैसे ही वापस वो सोती थी वापस उनका ये दर्द आ जाता था, और ये अजीब सा दर्द होता था। इसको खिंचाव कहती थी कभी वो इसको दर्द कहती थी, या कभी ये कहती थी जैसे क्रॉलिंग और क्रीपिंग सेंसेशन जैसा कुछ अजीब ही, जिसको वो डिस्क्राइब नहीं कर सके। इस तरह सा अजीब ही दर्द दोनों ही पाँव और पिंडलियों में होता था, लेकिन उनको कभी कोई डायग्नोसिस नहीं मिला, और 10 साल से उन्होंने मल्टीपल कंसल्टेशंस किए। क्या आपकी कहानी शीतलबेन की कहानी से मिलती जुलती है? अगर हाँ, तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर जयंती गुरुमुखानी। दोस्तों, मैं आज आपको बात करने वाला हूँ शीतल जी की बीमारी के बारे में, जिसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या RLS। इस बीमारी का दूसरा नाम है विलिस-एक्वॉर्म सिंड्रोम, और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ये हर उम्र में पाई जाने वाली बीमारी है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बीमारी ये पाई जाती है। अगर आप अमेरिका या UK को देखेंगे तो वहाँ के करीब 10% लोगों को ये बीमारी है। इंडियन स्टडीज़ में बताया गया है कि करीब 5% लोगों में ये बीमारी है, और ये बीमारी फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है और बड़ी उम्र में भी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। और अगर आप बच्चों को देखो तो करीब 2% बच्चों को ये बीमारी होती है। तो इस बीमारी के बारे में मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। तो इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? इस बीमारी में मुख्य 4 लक्षण होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको पाँव चलाने की तीव्र इच्छा होना, यानी कि आपके पाँव, आपके पिंडलियाँ या आपके थाइस, इस मसल्स को आपको चलाने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि वहाँ आपको अजीब सा एक सेंसेशन होता है, जैसे कहीं दर्द जैसा लगता है, खिंचाव जैसा लगता है, क्रीपिंग क्रॉलिंग सेंसेशन जैसा लगता है। कई बार हमारे पेशेंट डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ कहते हैं कुछ एक काफ मसल में कुछ अजीब सा होता है, और ये सिर्फ रात के समय में होता है। तो दूसरा लक्षण है कि ये बीमारी रात को या शाम के समय में होता है। तीसरा होता है कि ये बीमारी जब इंसान इनएक्टिव होता है, यानी कि बिल्कुल आराम से बैठा हुआ होता है, तब होता है। जैसे कोई लोग ट्रैवल करते हैं तो एक जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, या कोई लोग मूवी देखने जाते हैं तो भी बीच बीच में उठते रहते हैं, क्योंकि उनको अजीब सा एक सेंसेशन फील होता है दोनों काफ मसल्स में, जिसकी वजह से वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। और चौथा, ये सिम्टम हलन चलन करने से या पाँव में मसाज करने से या स्ट्रेचिंग करने से थोड़ा कम हो जाता है। वापस जब पेशेंट बैठता है तो वापस वही के वही सिम्टम शुरू होते हैं। और एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो सिम्टम्स है ना, जब पेशेंट सुबह उठता है तो बिल्कुल ही चले जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रात को होती है, कई पेशेंट्स सो नहीं पाते हैं, इसकी वजह से वो सुबह बहुत परेशान होते हैं, थके थके से लगते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, और उनको एक दिन में जो एनर्जी फील होती है वो थोड़ी कम फील होती है। इसलिए इसका इलाज ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन इस बीमारी में सभी दिन एक जैसे नहीं होते हैं। किसी पेशेंट्स को हफ्ते में 1 बार होता है, किसी को हफ्ते में 4 बार होता है, और ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत माइल्ड होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रात को ऐसा हुआ फिर ठीक हो गए। और कुछ पेशेंट्स को तो घंटों तक ये रात को परेशान करने वाली बीमारी है, और इसमें कई बार हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना भी अच्छा चला जाता है, बिना किसी दवाई से भी अच्छा हो जाते हैं लोग। लेकिन बार बार ये आती रहती बीमारी है, इसलिए एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो आपके साथ चलती है। इस बीमारी में करीब 80% लोगों को रात को पाँव हिलते रहते हैं। तो जिनके फैमिली मेम्बर्स रात को जागते हैं और पेशेंट को देखते हैं, उनको लगता है कि हर आधे मिनट 1 मिनट में उनका पाँव जैसे ऐसे झर्क देता है। इसको हमारी लैंग्वेज में पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ये ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ देने वाला नहीं होता है, लेकिन ये 80% पेशेंट में पाया जाता है। अब सवाल ये होता है कि ये RLS होता क्यों है? तो इस होने के लिए इस वक्त मेडिकल साइंस के पास कोई ठोस कारण पता नहीं है, लेकिन कुछ थियरीज ज़रूर है जिससे हमें पता चलता है कि ये बीमारी क्यों होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन में जो डोपामिन सीक्रेट होता है, उस केमिकल की जो लेवल्स है उनके फ्लक्चुएशंस की वजह से लोगों को ये बीमारी होती है। दूसरा, कई बार हमें ये बीमारी फैमिलीज़ में पाई जाती है।
हमारे पास पेशेंट्स जो RLS के आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपके फैमिली में किसी को ऐसा दर्द है। वो कहते हैं हमारे फादर या दादाजी, उनको रात को है ना, जब वो बहुत काम करके आते हैं ना, तब वो थक जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो थके हुए होने की वजह से हमको उनका रात को पाँव दबाना पड़ता है, और वो पाँव दबाने के बाद दादाजी या फादर सो जाते हैं। लेकिन ये थकान वाली बीमारी नहीं है, ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। ये फैमिलीज में भी होता है। इसके अलावा इस बीमारी के जो और कारण हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी। कई फीमेल्स को माहवारी ज़्यादा आने की वजह से उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इससे ब्रेन में और बॉडी में आयरन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। कई डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको भी ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम काफ़ी पाया जाता है। ऐसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नसों की जो बीमारी होती है, खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट में, उनमें भी ये पाया जाता है, उनको RLS ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो अल्कोहल लेते हैं, निकोटिन लेते हैं, और या और कुछ आदतें होती है, उनकी वजह से भी उनको RLS हो सकता है। कई दवाइयाँ भी ऐसी होती है जिससे ये RLS ट्रिगर हो जाता है, जैसे नौशिया वॉमिटिंग के लिए या चक्कर के लिए ली जाने वाली भी दवाई प्रोक्लोरपेराज़ाइन या फिर मीटोक्लोप्रोमाइड, इससे भी RLS ट्रिगर हो जाता है। कई साइकेट्रिक की मेडिसिन हैं जैसे कि हेलोपेरिडोल या फ्लुओक्सेटिन या सर्टालिन, इससे भी कुछ पेशेंट्स में ये RLS ट्रिगर हो जाता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से उनको RLS होता है। और ये प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा होता है, दूसरे में थोड़ा बढ़ता है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें काफ़ी 30-40% बहनों को RLS होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, 2-4 हफ्तों में ये RLS चला जाता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है? इस बीमारी का डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपसे बात करते हैं, तो बातों से ही समझ में आ जाता है कि आपको RLS है या नहीं। जैसे हमें कोई पेशेंट बताता है उनको शाम को ये प्रॉब्लम होती है, सोने के समय प्रॉब्लम होती है, दोनों काफ या थाई मसल्स में पेन होता है या अजीब सा सेंसेशन होता है, उनको एक अर्ज होता है जैसे मैं पाँव हिलाऊं, और चलने से या मसाज करने से वो दर्द कम हो जाता है, अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं आपको RLS है। उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट ये देखने की कोशिश करता है कि आपको RLS माइल्ड है या थोड़ा ज़्यादा सीवियर है, आपके फैमिली में ये है या नहीं है, आपके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स है जैसे कुछ दवाइयाँ हैं उसी से तो नहीं है, या फिर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको भी RLS होता है। तो इस इवोल्यूशन के बाद न्यूरोलॉजिस्ट कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन और फेरिटिन लेवल, इससे आपको पता चलता है कि बॉडी में आयरन की कमी है या नहीं है। दूसरा होता है किडनी के रिपोर्ट्स जैसे क्रिएटिनिन और यूरिया, उससे आपके किडनी के फंक्शन का पता चलता है। और इसके अलावा डायबिटीज़ का अगर उनको डाउट होता है तो डायबिटीज़ के भी रिपोर्ट कराते हैं। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनको स्लीप स्टडी कराने की ज़रूरत पड़ती है। 99% पेशेंट्स में इतने ब्लड रिपोर्ट से ही और आपकी बातों से ही ये डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको RLS है या नहीं। और बहुत ही रेयर केस में नर्व कंडक्शन स्टडी कराया जाता है। हमने बहुत बार देखा है कि कई बार ये बच्चे कहते हैं अपने मम्मी को मेरे को पाँव में दर्द है, तो ये लोग मान देते हैं कि जैसे ये ग्रोइंग पेन्स है, बच्चा सारा दिन उछलता कूदता है इसलिए उसको रात को दर्द होता है। लेकिन नहीं, ये RLS हो सकता है। अगर आपके बच्चे को ऐसा रात को दर्द होता है, सोने में दिक्कत होती है, तो आप ज़रूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इसका डायग्नोसिस करा सकते हैं। इस बीमारी का इलाज क्या होता है? इस बीमारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। जो लोग अल्कोहल या टोबैको लेते हैं हम उनको कहते हैं इनको बंद कर दीजिए। दूसरा, कई लोगों को रात को पाँव में मसाज करने से अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं कि जी हाँ करिए। कुछ लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनको उससे अच्छा लगता है। या कई लोग रात को वार्म बाथ लेते हैं, कई लोग हीटिंग पैड्स लगाते हैं, और कई लोग पाँव में वाइब्रेटर लगाते हैं। तो ये सब छोटी चीज़ें जो है उन करने से उनको बेनिफिट होता है। और मेडिकल साइंस में देखा गया है, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं ये सिंपल स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो उनको इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा आपके स्लीप का पैटर्न एक रेगुलर होना चाहिए। जैसे अगर आप 10:30-11 बजे सोते हो तो आपको वो टाइम ऑलमोस्ट फिक्स रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसको चेंज ना करें, और हो सके तो आफ्टरनून में कम सोएं या ना सोएं। ऐसा होगा कि आपको शाम को थक जाएंगे और आपको नींद आने की पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को बॉडी में आयरन की कमी होती है, जिनका फेरिटिन लेवल्स लो आता है,
हम उनको आयरन सप्लीमेंट देते हैं। जहाँ तक हो सके हम उसको टैबलेट रूप में देते हैं, लेकिन उसके छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कईयों को पेट में थोड़ी सी भारीपन लगना, कॉन्स्टिपेशन होना या ब्लैक स्टूल आता है। ये अगर वो बेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को ये टॉलरेट नहीं होता है तो हम उनको IV आयरन देते हैं। ये 2 या 3 पॉइंट्स आयरन के लगाते हैं और इससे काफ़ी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो इससे RLS में बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा उनको डोपामिन एगोनिस्ट दवाइयाँ दी जाती है, जैसे प्रामीपेक्सोल, रोपिनोरोल या रोटिगोटिन। इनमें से कोई भी एक दवाई कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट चुनेगा और छोटे डोज से शुरू करके धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाता है, और इससे 80% पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। न सिर्फ RLS में, पर रात को जो पाँव जो हिलते हैं उनमें भी काफ़ी उनको अच्छा लगता है। इसके अलावा जो और टैबलेट यूज़ करते हैं वो है क्लोनाजिपाम। ये कुछ लोग इसको नींद की टैबलेट समझते हैं, थोड़ी नींद उसे ज़रूर आती है, लेकिन उस टैबलेट का RLS में बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा जो और टैबलेट्स जो यूज़ करते हैं वो है गाबापेंटिन या प्रीगाबालिन। ये 2 भी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। इनमें इन दोनों दवाइयों से भी करीब 80% पेशेंट्स को अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये जो दवाइयाँ हैं सोने से कम 2, 2.5 या 3 घंटे पहले लेनी चाहिए। अगर आप सोने के समय पे लेते हो तो उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। होता क्या है, जब आप टैबलेट लेते हो तो 1-1.5 घंटे के बाद उसकी इफ़ेक्ट आती है, और जो पेशेंट्स कहते हैं कि हम सोने के समय पे हमें दर्द होता है, तो इसलिए वो 2-3 घंटे पहले लेते हैं तो ही उसका अच्छा इफ़ेक्ट आता है। 1 to 2% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इन दवाइयों से रिजल्ट नहीं आता है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं। ऐसे में हम लास्ट रिसोर्ट पे ओपियोइड्स नाम की दवाई आती है, वो हम छोटे डोज में यूज़ करते हैं, और कई लोगों को उससे मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करना, और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी है तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।